गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है सबको? चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो हम डाइजेशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे बेटा। सो डाइजेशन जो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड का कन्वर्जन सिंपल फॉर्म में हो गया, तो वो सिंपल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होता है वो हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस भी किया था। फर्दर जाके एलिमेंट्री कैनाल के ये चारों पार्ट्स हमने देखे थे, और उसके बाद फिर ये विलाय और रूगे करके दो कंसेप्ट मैंने आप लोगों को बताई थी बेटा। Villi are the small finger-like projections in small intestine, and rugae are the finger-like projections in case of stomach. And both of these plays a similar role, that they increase the surface area for the absorption of more and more amount of food. अब इसके बाद फूड के एब्जॉर्प्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। अब ये फूड का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा, फूड का एब्जॉर्प्शन किस किस पार्ट में होगा, कौन सा फूड कहाँ पे एब्जॉर्ब होगा, वो पूरा भी हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो कुछ अमाउंट में एब्जॉर्प्शन होगा कहाँ पे, माउथ में। देन इन केस ऑफ स्टमक, एंड देन in case of small intestine, सबसे मेजर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन जहां पे होगा। और लास्टली इन केस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। अब ये चार पार्ट्स में कुछ ना कुछ फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। तो बेटा किस पार्ट में फूड का कौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। जब फूड माउथ में है तो माउथ में कुछ अमाउंट ऑफ सर्टेन अमाउंट ऑफ ड्रग्स गेट एब्जॉर्ब। जब भी फूड अपन कंज्यूम करते हैं या तो अगर कुछ ड्रग्स अपन लेते हैं मेडिकली, तो उनका जो एब्जॉर्प्शन है वो माउथ में ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फूड बोलस जो है वो फेरिंग्स से इसोफेगस जाएगा, इसोफेगस से वो स्टमक में जाएगा। अभी कल के लेक्चर में, मतलब पिछले लेक्चर में, ये रुगी करके कंसेप्ट मैंने आपको बताई थी। मतलब ये फोल्डिंग्स होती है स्टमक के अंदर बेटा, ठीक है ना। तो ये क्या करता है, सरफेस एरिया बढ़ाते हैं। तो इसीलिए स्टमक में भी कुछ एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन किसका, इन केस ऑफ स्टमक देयर इज द प्रोसेस और देयर इज अ एब्जॉर्प्शन ऑफ, किसका एब्जॉर्प्शन होगा बेटा, देयर इज एब्जॉर्प्शन ऑफ अल्कोहल एंड some amount of water and glucose also। ये सब जो कंपोनेंट्स है ये स्टमक के अंदर एब्जॉर्ब होंगे। और फिर सबसे ज्यादा एब्जॉर्प्शन अगर कहीं पे होने वाला है बेटा, तो उस पार्ट में जहां पे डाइजेशन के सबसे ज्यादा चेंजेस भी होंगे, तो वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है बेटा, विलाइज होते हैं कि नहीं, ये देखो ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स। सो स्मॉल इंटेस्टाइन में सभी के सभी सिंपल फॉर्म ऑफ फूड एब्जॉर्ब होते हैं बेटा, जैसे कि ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड्स, एंड देन विटामिन्स, ओके, डिफरेंट, और वाटर प्लस salts and all different kinds of minerals along with the fats। तो मतलब बेटा सिंपल डाइजेस्टेड जो फूड है उसमें जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के सिंपल फॉर्म ऑफ फूड है, सभी के सभी का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर होगा। तो हमें इसके आगे सिर्फ स्मॉल इंटेस्टाइन में पे ही फोकस करना है। और रहा सवाल लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन होगा बेटा वाटर, ठीक है। तो ये सब पार्ट वाइज मैंने आपको बता दिया कि किस पार्ट में कौन सा कंपोनेंट एब्जॉर्ब होगा।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब इस स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो एब्जॉर्प्शन होने वाला है, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैट्स, विटामिन, वाटर, साल्ट, ये सब कैसे एब्जॉर्ब होंगे वो बता। सो अभी मैं आपको बताता हूँ एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन, एब्जॉर्प्शन इन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होगा देखो। सो इसमें अभी सपोज मैं यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइज निकालता हूँ बेटा, ठीक है। सपोज ये अभी ब्लू कलर में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइज निकाले हैं, ठीक है। ओके, these are the विलाइज, ठीक है बेटा। और इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर सपोज ये मैंने जी लिखा ग्लूकोज के लिए, यहाँ पे ए लिखा बेटा अमीनो एसिड्स के लिए, यहाँ पे एफ लिखा मैंने फैट्स के लिए, और मिनरल्स है और वाटर है, सबका इनिशियल्स मैंने वहां पे लिख दिया। ये सब अब कहाँ पे बेटा, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो एब्जॉर्प्शन हो गया। अब इसी स्मॉल इंटेस्टाइन के अराउंड दोनों टाइप के जो वेसल्स है वो वहां पे प्रेजेंट होते बेटा। जैसे कि देखो अभी मैंने वहां पे ये रेड कलर का जो वेसल निकाला बेटा, है ना, ये क्या है, इट इज ब्लड कैपिलरीज। क्या है बेटा, ये ब्लड कैपिलरीज है। तो कैपिलरीज ये थिनेस्ट वॉल है। तो होता क्या है बेटा, अभी पिछले स्लाइड में जो बताया मैंने, क्या बताया मैंने अभी, अमीनो एसिड्स, ये देखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन्स, वाटर, साल्ट, मिनरल्स, ये सब के सब कंपोनेंट स्मॉल इंटेस्टाइन में से किधर जाएंगे बेटा, ब्लड में जाएंगे। ये देखो ये ग्लूकोज था, ये किधर चला गया बेटा, ब्लड में चला गया। अमीनो एसिड था, ये भी किधर चला गया बेटा, ब्लड में चला गया। वाटर था, ये भी किधर चला गया, ब्लड कैपिलरीज में। तो इसका मतलब देखो कौन कौन से कंपोनेंट बताया बेटा मैंने, एक है ग्लूकोज, देन अमीनो एसिड, देन मिनरल्स, देन वाटर एंड देन साल्ट। ये सब के सब कहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, ये सब प्रेजेंट है स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब उसी स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाई के अराउंड ब्लड कैपिलरीज थी, तो उनका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो गया बेटा, वो ब्लड में हो गया, बराबर है। अब ब्लड का क्या काम होगा, ब्लड इज द ट्रांसपोर्टरी सिस्टम ना, तो इसी ब्लड का काम क्या होगा, उसको सभी बॉडी टिश्यूज तक ट्रांसपोर्ट करना। तो मतलब बेटा कौन सा कंपोनेंट रह गया, अभी देखो ग्लूकोज, अमीनो एसिड, विटामिन, वाटर, मिनरल, साल्ट सब तो हो गए, लेकिन अब क्या बचा है, सिर्फ फैट बचा है बेटा। फैट का एब्जॉर्प्शन ब्लड कैपिलरीज नहीं करती। देखो बेटा फैट का जो एब्जॉर्प्शन है वो उसके लिए लिम्फ वेसल्स होती है, ब्लड कैपिलरीज, ब्लड वेसल्स नहीं होती। क्या होती है बेटा, लिम्फ वेसल्स। कैसे देखो, अब सपोज यहाँ पे मैंने ये का सिंपल फॉर्म, लिपिड्स का सिंपल फॉर्म है ना, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल रहेगा ना भाई, बिल्कुल पिछले स्लाइड में तो देखा है अपन ने। लिपिड्स का सिंपल फॉर्म क्या होगा, फैटी एसिड और ग्लिसरॉल होगा, बराबर कि नहीं, क्लियर है विपुल, ये फैटी एसिड और ग्लिसरॉल, यही पूछना चाहते हो ना। हाँ आगे देखो अभी क्या हो रहा है बेटा फिर। सो ये जो फैट्स, ये जो निकाली बेटा अभी मैंने, ये ब्लड वेसल नहीं है, ये क्या है बेटा, लिम्फ वेसल है। अपने बॉडी में ब्लड के अलावा और एक फ्लूइड होता है ना बेटा, लिम्फ वेसल्स। तो ये जो फैट है ये ब्लड वेसल्स में नहीं जाएगा, कहाँ पे जाएगा, लिम्फ वेसल्स में जाएगा। सो देखो बेटा जो फैट्स कहाँ पे थे, स्मॉल इंटेस्टाइन में थे बेटा, ठीक है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन में थे। तो वही फैट्स स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां पे चले गए बेटा, वो चले गए लिम्फ में, बराबर है। किसमें, लिम्फ में। तो लिम्फ के वेसल्स में, तो वो लिम्फ वेसल्स उसको फर्दर ट्रांसपोर्ट करेंगे बॉडी टिश्यूज तक, ठीक है। तो ये जो लिम्फ वेसल है जो फैट्स को कैरी करती है उसको कहा जाता है लैक्टियल्स। क्या नाम दे दिया बेटा मैंने उसका, लैक्टियल्स। तो लैक्टियल्स मतलब ये लैक्टोज कंटेनिंग है, ठीक है ना।
लैक्टोज मतलब ये जैसे मिल्क जैसे होता है बेटा उसी कलर की ये होती है ना, मिल्की अपीयरेंस होती है, तो इसीलिए उसको कहा जाता है बेटा लैक्टियल्स। तो किस कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? अब लास्ट पॉइंट, फैट्स का एब्जॉर्प्शन ब्लड में क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये जो फैट्स होते हैं बेटा दे आर इनसोल्यूबल इन ब्लड, तो ब्लड में वो सोल्यूबल ही नहीं है ना, तो ब्लड में सोल्यूबल नहीं है तो फिर उसका ट्रांसपोर्टेशन भी ब्लड नहीं कर सकता, इसलिए वो लिम्फ वेसल्स के अंदर जाते बेटा, ठीक है ना। तो इसमें दो कंसेप्ट ध्यान में रखो, फर्स्ट वन इज द मिसेल्स, है ना। मिसेल्स क्या है? इट इज द एग्रीगेशन ऑफ व्हाट? फैट। और फिर ये जो फैट्स है इससे कंसेप्ट वहां पे बनती है, दैट इज चाइलोमाइक्रोन। क्या लिखा बेटा मैंने? चाइलोमाइक्रोन। नाउ व्हाट इज द चाइलोमाइक्रोन? चाइलोमाइक्रोन मींस दीज आर द प्रोटीन कोटेड फैट मॉलिक्यूल्स। फैट मॉलिक्यूल्स को जो प्रोटीन कोट करता है तो उसको कहा जाता है बेटा चाइलोमाइक्रोन, और इसी चाइलोमाइक्रोन का फर्दर ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? लिम्फ करेगा। तो ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया बेटा, ये समझ में आ गया? यस और नो? यस सर। ओके, ठीक है, आगे। अब ये जो फूड का एब्जॉर्प्शन मैंने बताया बेटा, इसके अलग अलग मोड्स है, ठीक है। सो मोड्स ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, फूड का जो एब्जॉर्प्शन है वो 3 मोड्स में होगा बेटा। 3 मोड्स कौन कौन से? फर्स्ट वन इज सिंपल डिफ्यूजन, सेकेंड वन इज, बता दो बेटा सब में डिफरेंस क्या है? फैसिलिटेड डिफ्यूजन। एक हो गया सिंपल डिफ्यूजन, दूसरा हो गया फैसिलिटेड डिफ्यूजन, और थर्ड हो गया बेटा ट्रांसपोर्ट का टाइप, दैट इज द एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है ना, एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बताता हूं। अगर मॉलिक्यूल की मूवमेंट कहां से कहां हो रही है, देखो बेटा, इफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, वो सिंपल डिफ्यूजन। फैसिलिटेड में भी क्या होगा बेटा? मॉलिक्यूल की मूवमेंट हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन होगी। तो मान लो बेटा देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के विलायस थे, ठीक है, तो इसमें ग्लूकोज के ये हो गए बेटा 3 मॉलिक्यूल, और ब्लड के अंदर एक भी नहीं है, तो फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन से ब्लड के अंदर जाएंगे, क्यों? हाई टू लो। लेकिन ये जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल कैसे मूव होता है बेटा? लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा, अब सवाल ये बेटा कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल अगर लो कॉन्सेंट्रेशन से हाई कॉन्सेंट्रेशन जाता है तो इस वजह से वहां पे यूटिलाइजेशन होगा बेटा किसका? एटीपी का, देयर इज अ यूज ऑफ एटीपी। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और सिंपल डिफ्यूजन, इन दोनों को मैंने क्या कहा बेटा? मॉलिक्यूल हाई से लो जाने वाला है, बराबर कि नहीं? तो उसमें भी एटीपी यूज नहीं होगा, नो टू हाई, तो मतलब नो यूज ऑफ एटीपी, नो यूज ऑफ एटीपी, एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। ये हो गया बेटा बेसिक डिफरेंस। अब सवाल ये आता है, अभी आपके मन में भी वो आ रहा होगा कि सर सिंपल डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन दोनों में तो क्या है? हाई टू लो मॉलिक्यूल मूव हो रहा है। अब इसको थोड़ा रेफरेंस सेल मेम्ब्रेन का याद करो बेटा आप लोग। सेल मेम्ब्रेन में मैंने एक इंट्रिंसिक प्रोटीन करके प्रोटीन्स आपको बताए थे, विच एक्ट एज अ कैरियर, ऐसा कुछ बताया था, याद आ रहा है बेटा? यस सर। यस। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जो है, इस फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में किसकी जरूरत होगी? देयर इज अ नीड ऑफ कैरियर, है ना। लेकिन जो सिंपल डिफ्यूजन है उसमें किसी कैरियर की जरूरत नहीं है बेटा, नो नीड ऑफ कैरियर, देयर इज अ नो नीड ऑफ कैरियर। ये हो गया बेटा उसके टाइप्स, सिंपल डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। इज इट क्लियर? तो सर सिंपल और फैसिलिटेड में सिर्फ कैरियर का ही डिफरेंस है क्या? बस 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 बस, दोनों में मॉलिक्यूल हाई से लो ही मूव होगा, इसलिए दोनों में एटीपी का यूटिलाइजेशन नहीं होगा। बस दोनों को डिस्टिंग्विश कर रहा है कैरियर, कैरियर है तो इसीलिए तो उसको फैसिलिटेड कहा जाता है, ठीक है ना।
अब आगे इसमें भी कौन से मॉलिक्यूल्स का एब्जॉर्प्शन सिंपल से होगा, बोलो, किसी को कोई डाउट है? एब्जॉर्प्शन का बैक फ्लो हो सकता है क्या सर? एब्जॉर्प्शन का मतलब ब्लड से स्मॉल नहीं। इंटेस्टाइन में। नहीं, क्या होता है देखो बेटा, एक्चुअल में क्या होता है, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड ब्लड में चला गया, बराबर है, वो कैपिलरीज में चला गया, तो ब्लड वहां पे ऐसा कांस्टेंट थोड़ी ना रहेगा बेटा। तो जिस ब्लड में वो फूड चला गया वो हमेशा उस ब्लड ने मतलब कंटिन्यूअसली वो उसको ट्रांसपोर्ट करते जा रहा है ना। हाँ, अगर वो ब्लड वहां पे कांस्टेंट रहता था तो फिर वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्रिएट होके इक्विलिब्रियम क्रिएट होके वो चांसेस थे कि वो रिवर्ट आ जाता था, लेकिन ब्लड तो कंटिन्यूअसली फ्लो हो रहा है ना बेटा वहां पे, तो ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो वहां पे रिवर्ट आ जाए। बिल्कुल क्लियर? यस सर। ओके, चलो ठीक है। इसके एग्जांपल्स के बारे में देखेंगे अपन आगे, मैं सबको बताऊंगा कि किसका कौन से कंपोनेंट का एब्जॉर्प्शन। देखो, सिंपल में भी ग्लूकोज है, फैसिलिटेटेड में भी ग्लूकोज है, एक्टिव में भी ग्लूकोज है, लेकिन ग्लूकोज के साथ कौन कौन सी मेथड से जाएगा आगे बताऊंगा मैं। अब ये तो हो गया एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन वाला पार्ट। अब इसके बाद एब्जॉर्प्शन के बाद, ठीक है बेटा, एब्जॉर्प्शन हो गया, वो एग्जाम्पल कल का लेक्चर में एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट करूंगा, वो है ना, उसमें थोड़ा रेफरेंस आएगा। अब आगे ये आता है बेटा एसिमिलेशन, ठीक है, एसिमिलेशन। अब एब्जॉर्प्शन तो हो गया, फूड एब्जॉर्ब होने के बाद वही एब्जॉर्ब फूड अब ब्लड में आ गया बेटा, और ब्लड से वही एब्जॉर्ब फूड बॉडी टिश्यूज को जाएगा, है ना। तो एसिमिलेशन मतलब क्या है बेटा, एसिमिलेशन का सिंपल मीनिंग क्या है, एसिमिलेशन इज द प्रोसेस ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ दैट सिंपल फूड, है ना, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड टू फॉर्म, जैसे कि बॉडी टिश्यूज अगर उसको यूज करती है तो वहां पे क्या फॉर्म होगा बेटा, वहां पे फॉर्म होगा प्रोटोप्लाज्म, टू फॉर्म द प्रोटोप्लाज्म, दैट इज एसिमिलेशन। और फिर एसिमिलेशन के बाद अगली जो स्टेप होगी बेटा वो क्या होगी, दैट इज इजेशन। तो इजेशन का मतलब क्या होता है बेटा, इजेशन मीन्स it is the process of removal of undigested food through the anus। तो इजेशन प्रोसेस किसके थ्रू होगी बेटा, थ्रू द एनस। तो ये सब स्टेप्स यहाँ पे कंप्लीट हो गई न्यूट्रिशन की। पहले देखा था बेटा इंजेशन, फूड का इंटेक हो गया, फिर उसके बाद देखा डाइजेशन, उसके बाद हो गया एब्जॉर्प्शन, उसके बाद एसिमिलेशन, और ये सब होने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो बॉडी के बाहर चला जाएगा बेटा, उस प्रोसेस को अपन ने नाम दे दिया इजेशन, ठीक है ना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं अभी। अब इसमें एक कंसेप्ट है, दैट इज पहले तो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में आपको बता दूं, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एक स्पेसिफिक पार्ट अगर उसमें एबनॉर्मल फंक्शनिंग वो करता है तो उसके बाद क्या होगा वो अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होगा दैट इज द वोमिटिंग, सेकेंड वन इज वोमिटिंग है, उसके बाद एक है बेटा और एक जॉन्डिस, then there is a indigestion, और एक आएगा बेटा उसमें कॉन्स्टिपेशन। देखो बेटा फिजिक्स का जो लेक्चर होता है तुम्हारा कितने बजे स्टार्ट होता है, 10 बजे स्टार्ट होता है क्या? अनुराग, फिजिक्स का लेक्चर कब होता है? नो वन। अरे भाई फिजिक्स का लेक्चर कब होता है तुम्हारा? 10 बजे सर, 10 बजे चालू होता बराबर है। हाँ, तो 10 बजे होता है, तो फिर सर को मतलब 10:50 या 10:55 को रिमाइंड कर देना बेटा
कि सर अभी बायोलॉजी का लेक्चर है ना, क्योंकि होता क्या है अभी 11:50 को मेरा दूसरा लेक्चर होता है 11:50 को, तो इसलिए मैं तो लेक्चर 11:45 तक ही ले सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से मुझे दूसरी जगह जाने में 5 मिनट लगता है ना। अब सर ही, हाँ, और दूसरा तो वो मैथ्स वाले सर भी बाद में बैठे होते हैं, तो बीच में मैं सैंडविच हो जाता हूँ, तो मेरा 45 मिनट का सिर्फ लेक्चर हो पाता है। सो वैसे तो मैं सर को मैसेज कर ही दूंगा, लेकिन आप बस 1-2 दिन सर को रिमाइंड कर देना थोड़ा, सर 10:50 हो गए, है ना। उसके बाद 2-4 लोगों ने बस मैसेज कर देना, सर के बायो की लिंक है, बायो की लिंक आ गई, बायो का लेक्चर है, ठीक है ना। नहीं तो छोड़ो, आप मत बताओ, मैं ही सर से बात कर लूंगा, ठीक है ना, अदरवाइज सर उसको गलत इंटरप्रेट कर लेंगे, ठीक है। आगे वोमिटिंग। अब ये वोमिट, ये चारों डिसऑर्डर से बेटा कौन सी डिसऑर्डर से, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स, मतलब डाइजेस्टिव सिस्टम के किसी एक पार्ट के एब्नॉर्मलिटी की वजह से ये होगी। अब ये वोमिटिंग मतलब क्या होता है बेटा, इट इज द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ stomach content through the mouth। तो जो स्टमक कंटेंट है बेटा वो माउथ के थ्रू रिमूव होता है, उस प्रोसेस को अपन कहते हैं वोमिटिंग। मतलब उसमें होता है ऐसा कि रिवर्स पेरिस्टालसिस वहां पे हो जाती है बेटा। मान लो ये इसोफेगस है, अभी इसोफेगस के बाद ये स्टमक है, ठीक है ना, ये स्टमक है, और यहाँ पे कार्डियक स्फिंक्टर करके कुछ बचा था मैंने आपको। तो स्टमक में फूड डाइजेस्ट होने के बाद ये स्फिंक्टर ओपन हो जाती है, तो स्टमक का जो कंटेंट है वो रिटर्न चला जाता है बेटा, उसको अपन कहते हैं रिवर्स पेरिस्टालसिस, है ना, स्टमक कंटेंट इज थ्रोन आउट। तो ये वोमिटिंग है। हाँ, तो ये वोमिटिंग का कंट्रोलिंग सेंटर क्या है, सो इट्स कंट्रोलिंग सेंटर इज मेडुला ऑब्लोंगेटा, ठीक है ना, उसका कंट्रोलिंग सेंटर क्या रहेगा बेटा, मेडुला ऑब्लोंगेटा। देन सेकंड डिसऑर्डर डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स में जो होती है बेटा वो है जॉन्डिस। जॉन्डिस का नाम शायद सभी ने सुना होगा एटलीस्ट। जॉन्डिस इज द कंडीशन व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय येलोइंग ऑफ स्किन एंड कॉर्निया ऑफ आईज। तो स्किन कलर जो है बेटा वो येलो हो जाता है, किसकी वजह से, सो जॉन्डिस इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज लेवल ऑफ, ओके, किसकी लेवल इंक्रीज हो जाएगी बेटा, दैट इज द बाइल पिगमेंट्स। ओके, सो बाइल पिगमेंट्स कौन से है, ब्रैकेट में मैं बता रहा हूं बेटा, दैट इज द बिलिरुबिन एंड बिलिविरिडीन। बिलिरुबिन एंड बिलिविरिडीन, ये दो जो पिगमेंट्स है ये क्या है बेटा, बाइल पिगमेंट्स है। और ये जो बाइल पिगमेंट्स है ये कहाँ से बनते थे, इसके पहले शायद मैंने आपको बताया था बाइल पिगमेंट्स कैसे बनते हैं, एनीवन याद है किसी को? सर लीवर से, लीवर एक्सक्रीट हाँ, करता है। ये देखो बेटा, अभी जो आपको स्लाइड दिख रही है ना, बाइल जूस के अंदर मैंने आपको लिख के दिया था कि बाइल जूस में होते हैं बाइल पिगमेंट्स, बराबर है, लीवर में जो बनता है बाइल जूस। अब इसी बाइल जूस में बाइल पिगमेंट जो है बिलिरुबिन और बिलिविरिडीन जो बताया बेटा मैंने, दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन, है ना, मतलब आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है बेटा, और हीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन से ही ये बाइल पिगमेंट्स बनते हैं। और फाइनली यही जो बाइल पिगमेंट्स है ये फिकस मैटर के थ्रू रिलीज होते हैं बेटा। और जो फिकस मैटर को जो येलो कलर होता है वो किसकी वजह से होता है बेटा, यही पिगमेंट्स की वजह से होता है। हाँ, अगर ब्लड में इसी की लेवल बढ़ गई बेटा, बिलिरुबिन और बिलिविरिडीन की लेवल अगर बढ़ गई तो वही येलो कलर आ जाता है स्किन को, ठीक है ना। सो इंक्रीज लेवल ऑफ बाइल पिगमेंट्स व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट, येलोइंग ऑफ स्किन। तो स्किन वहां पे क्या हो जाएगी बेटा, येलो हो जाएगी। ये दोनों डिसऑर्डर समझ में आ गए सबको? यस सर। ओके, आगे देखो बेटा, अभी अगला जो है वो है इंडाइजेशन। कितने लोग हैं पहले वो तो देख लो, कौन कौन है, अनुराग, आर्यन, असरार, हर्षदा, माहेश्वरी, मोहित, निशिका, श्रद्धा, स्नेहा, वैष्णवी,
विजय, विपुल, युगेंद्र, श्रुति, चलो 2-4 लोग अपसेट है। हाँ, इनडाइजेशन। सो अगला कंसेप्ट है बेटा इनडाइजेशन। इसके तो नाम से ही समझ आ रहा है बेटा आपको। इनडाइजेशन इसका मतलब क्या है बेटा? इट इज द प्रोसेस विच इज कैरेक्टराइज्ड बाय व्हाट? डिफिकल्टी इन डाइजेशन, है ना। फूड का नॉर्मल डाइजेशन नहीं होगा, इनडाइजेशन। तो ये किसकी वजह से हो सकता है बेटा? इट मे बी ड्यू टू हेवी मील, है ना, ज्यादा खाने की वजह से भी ये हो जाएगा हेवी मील, और ड्यू टू इम्प्रॉपर सिक्रीशंस, है ना। इम्प्रॉपर सिक्रीशंस मतलब क्या बेटा? जैसे कि अभी HCl है ना, पेप्सिनोजन है, मतलब वो जो जूसेस लगते हैं अलग अलग, बाइल जूस, पैंक्रेटिक जूस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मतलब गैस्ट्रिक जूस, ये जूसेस जितने प्रोड्यूस होने चाहिए अगर उतने प्रोड्यूस नहीं हुए बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है? इनडाइजेशन होता है, बराबर कि नहीं। अब अगला जो कंसेप्ट है बेटा वो है कॉन्स्टिपेशन। सो कॉन्स्टिपेशन मीन्स व्हाट? इट इज द प्रोसेस ऑफ which is characterized by what? Difficulty in digestion। मतलब क्या होता है बेटा कि कोई पर्सन जो है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से इलिमिनेट नहीं कर सकता, इजेशन प्रोसेस नॉर्मली नहीं होती। ये सिर्फ किसकी वजह से हो सकता है बेटा? डिफिकल्टी इन इजेशन में बी ड्यू टू द इनएडिक्वेट अमाउंट ऑफ वाटर। तो इसीलिए जनरली डॉक्टर्स उसमें सजेस्ट करते हैं कि मोर वाटर उस पर्सन को, उस पेशेंट को देना चाहिए, जिससे कि जो फिकस है वो सॉफ्ट होगा और थोड़ा डाइजेशन में, इजेशन में वो हेल्प करेगा। तो ये है टोटल 4 डिसऑर्डर्स जिसको हम कह सकते हैं बेटा डाइजेस्टिव सर डिसऑर्डर्स। बोलो एसिडिटी भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में ही आएगा क्या? कौन सा? एसिडिटी। एसिडिटी भी उसमें ही आ जाएगा बेटा, क्योंकि एसिडिटी में एक्चुअल में होती क्या है कंसेप्ट? जो स्टमक में जो एसिड था कि नहीं, वही थोड़ा उसमें बढ़ गया तो वो भी डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में ही आएगा, है ना। चलो, और किसी को कोई डाउट है इसमें? नो? आगे अगले कंसेप्ट बताता हूं मैं आपको, दैट इज द और 2 डिसऑर्डर्स हमें दिए बेटा यहाँ पे। दीज आर कॉल्ड एज अ न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स। सो बेटा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर में और न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में डिफरेंस क्या है? फिर देखो, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा बेटा? डाइजेस्टिव सिस्टम का कोई एक फंक्शनल पार्ट जो है वो उसका नॉर्मल फंक्शन नहीं करेगा, है ना। और अभी जो अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर, तो न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर किसकी वजह से होगा बेटा? न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर में भी ड्यू टू एबनॉर्मल न्यूट्रिएंट इनटेक बाय दैट इंडिविजुअल, मतलब उस इंडिविजुअल को जितने न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है, जितने प्रोटीन की, क्योंकि प्रोटीन की सबको कितनी जरूरत है बेटा? वो तो अपने बॉडी मास इंडेक्स पे डिपेंड करता है ना, अपनी हाइट कितनी, अपना वेट कितना, उसके हिसाब से वो डिपेंड करता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स उस इंडिविजुअल को मिलने चाहिए। लेकिन अगर सफिशिएंट न्यूट्रिएंट नहीं मिले तो उसमें वो न्यूट्रिशन हो सकता है बेटा, है ना। तो 2 न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हमें यहाँ पे दी है, तो दोनों में बस कुछ कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस मैं आपको बताता हूँ बेटा, वो ध्यान में रखो बस। एक है मैरास्मस डिसीज, नहीं, वो जो वॉल ओपन होती है बेटा, वो क्या है कि मेडुला ऑब्लोंगेटा जो उसका कंट्रोलिंग सेंटर है ना, तो उसका रिसेप्टर जो है किसी अन्य कंडीशनल कॉज की वजह से अगर वो एंगेज हो गया, जैसे कि किसी को वोमिटिंग क्या होती है बेटा? इन्फेक्शन की वजह से होती है, फूड पॉइजनिंग की वजह से होता है ना। तो ये जो भी कॉज हो उसका, या तो कुछ लोगों को ऐसा होता है कि ट्रैवलिंग करते समय जब वो बस में बैठे तो तब भी वोमिटिंग होती है, तो कॉज कुछ भी हो, उसमें ये होता है कि जो मेडुला को सिग्नल देने वाला जो पार्ट है ना, वो जो रिसेप्टर है वही वहां पे ओवर स्टिमुलस हो जाता है, या फिर उसका सिग्नल जो है वो अफेक्ट करता है, इस वजह से वो जो वॉल है वो ओपन होगी। बिल्कुल क्लियर। तो एक डिसऑर्डर है बेटा क्वाशिरकर और एक मैरास्मस, दोनों के दोनों न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स है। दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता दूं। फर्स्ट वन इज क्वाशिरकर, मैरास्मस। दोनों में डिफरेंस क्या है देखो बेटा, क्वाशिरकर डिसऑर्डर, मैरास्मस। तो ये मैरस दोनों क्या है बेटा? प्रोटीन डिफिशियंसी है।
ये किसकी वजह से होता है? डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन। दोनों में क्या है? ये जो मैरास्मस डिसीज है, इट ऑकर्स इन चिल्ड्रंस बिलो द एज ऑफ 1 ईयर। बिलो द एज ऑफ 1 ईयर जो चिल्ड्रंस होते हैं उनमें जो होगा बेटा वो मैरास्मस, ठीक है। और ये जो होता है, इट ऑकर्स इन द चिल्ड्रंस ऑफ एज बिटवीन 1 to 3 अपने एनसीईआरटी के हिसाब से। ये हो गया एक कंडीशन। देन अब इनके कॉजेस क्या है बेटा? ये जो क्वाशिरकोर है, इट इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। जितना प्रोटीन बॉडी को मिलना चाहिए उतना प्रोटीन अगर नहीं मिला तो उसकी वजह से क्वाशिरकोर होगा बेटा। तो मैरास्मस क्या है? दैट मैरास्मस इज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ सभी न्यूट्रिएंट्स बेटा, एनर्जी यील्डिंग, एक तो प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, इन तीनों की अगर डिफिशियंसी हो गई बेटा, है ना, तो इसीलिए इसको कहा जाता है टोटल एनर्जी मालन्यूट्रिशन। टोटल एनर्जी मालन्यूट्रिशन मतलब क्या बेटा? तीनों जो मेन सोर्सेस है बॉडी ग्रोथ के लिए, तीनों की डिफिशियंसी होगी। क्वाशिरकोर में सिर्फ किसकी डिफिशियंसी हुई बेटा? प्रोटीन्स की, है ना। और मैरास्मस में सभी की डिफिशियंसी होगी। सो अगला डिस्टिंग्विश क्या है बेटा? इसमें क्वाशिरकोर में क्या हो जाता है, उस पर्सन का जो स्किन कलर है वो स्किन कलर भी चेंज हो जाता है ना। और ये जो मैरास्मस है इसमें स्किन कलर चेंज नहीं होगा। देयर इज नो चेंज इन स्किन कलर, स्किन कलर चेंज नहीं होगा बेटा। और उसके बाद फोर्थ डिफरेंस जो है, देयर इज द प्रोसेस और द सिम्टम कॉल्ड एज ओडेमा। ओडेमा का मतलब क्या होता है बेटा? देयर इज अ स्वेलिंग, जो फेस है या जो स्किन है वो स्वेल हो जाती है बेटा, है ना। और इसमें क्या होता है? दैट इज द हेयर स्किन गेट रिंकल्ड। स्किन क्या हो जाती है बेटा? रिंकल्ड हो जाती है, रिंकलिंग ऑफ स्किन। तो स्किन रिंकल्ड क्यों हो जाती है बेटा? अभी सपोज अपने नॉर्मल जो स्किन है उसके नीचे फैट होता है बेटा, तो उसकी बॉडी को क्या है कि फैट भी नहीं मिल रहे ना, तो उसकी बॉडी क्या करती है बेटा? जो स्किन के नीचे जो फैट यूज होता है, डिपॉजिट होता है, वही उसकी बॉडी यूज करने लग जाती है। तो फैट डिपॉजिट होने की वजह से स्किन जो है वो रिंकल्ड हो जाती है। तो ये है बेटा मैरास्मस और क्वाशिरकोर डिसऑर्डर्स। दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, ओके, ठीक है बेटा। फिर हाँ, अभी इस चैप्टर के 2 ही कंसेप्ट बची है। आज जो एब्जॉर्प्शन के 3 मेथड देखी उसके कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा मैं, और न्यूट्रिशनल वैल्यूज से रिलेटेड कोई न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन पूछा जाता है वो कंटिन्यू करके कल अपन इसके कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे, ठीक है बेटा। और उसके बाद अगले 1-2 दिन में अपन उसकी इमीडिएट टेस्ट भी ले लेंगे, एमसीक्यू टेस्ट, मल्टीपल चॉइस। How children below the age of 1 alive feeding only? तो मदर के मिल्क में तो सफिशिएंट न्यूट्रिएंट होते हैं ना बेटा उनके। मदर के मिल्क में जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो सब उसकी बॉडी में है। और दूसरा ये है कि कुछ सप्लीमेंट्स भी दिए जाते हैं ना उसको 6-8 मंथ के बाद, जैसे कि सेरेलैक है, ये है, वो है, बराबर है। तो उसका जो बॉडी मास है, उसके बॉडी मास के हिसाब से जितने प्रोटीन उसको मिलनी चाहिए उतने मदर के मिल्क पे अवेलेबल होते हैं, ठीक है बिल्कुल। हाँ, चलो फिर कल कंटिन्यू करेंगे बेटा। यहाँ पे रुकते हैं क्योंकि मेरा इमीडिएट अगला लेक्चर होता है, ठीक है। बाय सबको।